हेलो बच्चों, वेलकम टू वेट्स एकेडमी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इससे पहले एक लेक्चर हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का चल रहा है क्लास 10th का, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। आज हम दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, यानी कि एनसीईआरटी बुक से सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। आज भी हम यही सीखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एनसीईआरटी में एक्टिविटी के नाम से एक्सपेरिमेंट को लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हमारा दिया है एनसीईआरटी में, उसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक कोनिकल फ्लास्क दिया हुआ है। ओके, ये कोनिकल फ्लास्क दिया गया है। अब इस कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लेते हैं, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं जिंक के, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, इस कोनिकल फ्लास्क में ये देखिए जिंक ग्रैन्यूल्स के हमने छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे डाल दिए। ओके, इतनी बात समझ में आ रही बात। अब इसको डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स डालने के बाद हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हैं। यानी कि इस H2SO4 ले लीजिए या फिर डाइल्यूट HCl ले लीजिए, कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। सॉरी, इसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि इसमें यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जिंक ग्रैन्यूल्स हमने लिया है और डाइल्यूट H2SO4 लिया है। तो हम यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जिंक हमने लिया है तो जिंक लिख लेंगे, और प्लस हमने क्या लिया है, डाइल्यूट H2SO4 लिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कैसा ये डाइल्यूट है तो डाइल्यूट लिख लेंगे। अब देखिए उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट H2SO4 है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रिएक्शन करके बनाते क्या है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमारी बाहर निकल जाती है। तो अब देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनती है, तो वो देखिए ये हाइड्रोजन गैस इस गैस ट्यूब के जरिए बाहर निकल जाती है इन्वायरमेंट में, और यहाँ पे कॉर्क लगाई रहती है ताकि उसमें गैस ट्यूब हम फिट कर सके आसानी से। ओके, तो अब देखिए जिंक सल्फेट जो हमारा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, जिंक सल्फेट लिख लेंगे, और प्लस यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस हमारी एनवायरनमेंट में बाहर निकल रही है, ठीक। तो ये हमारी होगी वर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे भाई। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं केमिकल इक्वेशन डाल देंगे यहाँ पे हम। रेड पेन चल नहीं रहा है सही से, इसीलिए इसको हम रिपीट करने दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो वर्ड होता है उसे हमें केमिकल फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे हमारा जिंक जो है, तो जो हमारा जिंक है, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका भी हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, H2SO4 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक की जगह पे जिंक यहाँ पे लिख देंगे Zn, और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, H2SO4 लिख देंगे। तो ये देखिए हमारा क्या हो रहा है, और ये कैसा है, डाइल्यूट होता है, तो इसलिए डाइल्यूट ले लेंगे। और यहाँ पे ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, ZnSO4। तो यहाँ पे इधर हम साथ में लिख देते हैं जिंक सल्फेट का ये फार्मूला होता है, ZnSO4 होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। और प्लस साथ में यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये जो हमने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है हाइड्रोजन के पास में, देखिए ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है कि जब कोई गैस हमारी क्या है, बाहर निकलती है, यानी कि इन्वायरमेंट में चली जाती है, तो उसके लिए हम एरो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं। कभी कभी आपको इस तरीके से भी एरो देखने को मिलता है। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि पीपीटी बन रहा है हमारा, ठीक है, मतलब यानी कि पिस्टेट वहां पे बन रहा है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि गैस के फॉर्म में कोई चीज बाहर निकल रही है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये केमिकल इक्वेशन हो गई। तो अब हमें ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन हमको मिली है, क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जामिन
एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स मतलब ये प्रोडक्ट साइड हो गया राइट हैंड साइड, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रिएक्टेंट की साइड हो जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, एग्जामिन कर लेना है नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, यानी कि राइट हैंड साइड। इससे पहले हमने बताया था कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि उनका मास भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर मास बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ऐसे ही मास होता है हमारा, ठीक है। तो यानी कि मास दोनों साइड में हमारे क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो इधर एलिमेंट्स हमने लिए हैं, एटम्स हैं, जो इधर हमने एलिमेंट्स और एटम्स लिए हैं वो सेम हैं, मतलब नंबर में बराबर हैं कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमने टेबल बनाई है तो उसमें हम एलिमेंट्स हमने, तो जिंक यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है, जिंक हो गया। इधर हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन है, और कौन सा हमारे पास सल्फर है, ये देखिए, ये हमारे पास सल्फर, ये हाइड्रोजन, ये जिंक हो गया, और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है रिएक्टेंट की साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बोल लीजिए या फिर रिएक्टेंट साइड बोल लीजिए। ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, ये हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट साइड है। ओके, तो अब देखिए जिंक का नंबर हमें देखना है, कितने हैं, एक इधर जिंक है, इधर कितना है, एक ही है। चलिए, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी हमारा कितना है, 1 है। चलिए, बराबर है, मतलब जिंक हमारा क्या है, दोनों साइड में बराबर है। हमें क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन को देखना है, ठीक, ये बराबर हो गया, मतलब इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हमारे पास है, 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 है। तो यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस हो गया। ओके, अब हमें देखना है सल्फर देखना है, तो सल्फर देख लेते हैं। यहाँ पे सल्फर कितना हमारे पास है, 1 सल्फर है। यहाँ पर भी हमारे पास सल्फर कितना है, 1 सल्फर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 सल्फर हमारे पास है, इधर भी हमारे पास 1 सल्फर है हमारे पास, ठीक है। यानी कि दोनों ही साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सल्फर की जो संख्या है, जो नंबर है, वो क्या है, इक्वल आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे कितने हमारे पास, 4 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पर भी हमारे पास कितने हैं, 4 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन भी हमें इक्वल देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हेंस दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ये रिएक्शन हमारी कैसी है, बैलेंस्ड है। ओके, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।